नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक की शुरुआत कर रहे हैं और याद आ रही है 1956 की फिल्म जागते रहो। दरअसल आजादी के बाद जागते रहो शब्द अच्छा लगता था, लेकिन आजादी के 70 बरस बाद हम अगर यह लिख दे पीछे जागो सोने वालों, तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रिपोर्ट द रिपोर्ट जगाने की कोशिश जरूर होगी। पहली रिपोर्ट ऐसी हो सकता है आपकी आंखों से आंसू टपक आए। नाम स्वाति, उम्र 15 बरस। नाम संजना, उम्र 12 बरस। नाम कामनी, उम्र 6 बरस। तीनों की आंखों में आंसू और हाथों में भूख हड़ताल की पट्टी। जी, स्वाति, संजना और कामनी तीनों भूख हड़ताल पर हैं। और भूख हड़ताल इसलिए क्योंकि इंसाफ चाहिए। पिता के हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं और इन तीनों बच्चियों को धमकी भी दे रहे हैं, केस वापस ले लो नहीं तो तुम्हें भी मार डालेंगे। तो तीनों बच्चियां क्या करें? इंसाफ के लिए कचहरी के पेड़ तले ही भूख हड़ताल पर बैठ गई। पापा का मर्डर कर दिया, आज से 40 दिन हो गए हैं ना, कोई इंसाफ मिला है। ऊपर से धमकियां दी जाती हैं कि यदि तुम्हारे पापा जैसा जो केस तुमने किया है यदि वापस ले लो, नहीं तो जो तुम्हारे पापा के साथ किया है वही तुम्हारे साथ करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई इंसाफ नहीं मिला है। ऊपर से धमकी के ऊपर धमकी मिल रही। आंखों में आंसू है, गला भी रुंधा हुआ है। और इन तीनों में सबसे छोटी 6 बरस की कामनी तो जानती भी नहीं कि पिता की हत्या क्यों की गई। अलबत्ता उसे पिता की याद सताती जरूर है और अपनी बड़ी बहनों से वो पूछती है किसने मारा। लेकिन 12 साल की संजना और 15 साल की स्वाति पिता की हत्या का मतलब जरूर समझती है और हत्यारों को जानती पहचानती भी है। लेकिन 40 दिन से आरोपी छुट्टे घूम रहे हैं और सिर्फ छुट्टे घूम नहीं रहे बल्कि केस वापस न लेने पर स्वाति और उसकी बहनों को मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस की कोताही से परेशान बच्चियों को कुछ नहीं सूझा तो इंसाफ के लिए इंसाफ की दहलीज पर आकर बैठ गए। हाथों में ये तख्ती नहीं। वो गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे जब तक हम लोग यहीं भूख हड़ताल के लिए बैठे रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे योगी के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूंगी, ऐसे आज उन्होंने मेरे पापा के साथ किया, कल पता नहीं किसके साथ करें ऐसा। क्यों मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, अब उनको कौन करेगा? चाचा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इटावा जिले के जसवंत नगर के सिद्धार्थपुरी में रहने वाली स्वाति के पिता राजेश कुमार की 19 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। जी, 19 मार्च को राज्य को नया सीएम मिला और महीने भर बाद 19 अप्रैल को राजेश कुमार की हत्या कर दी गई। और याद कीजिए तो पहले दिन से ही पुलिस को मुस्तैद करने सीएम साहब खुद ही थाने दर थाने घूमते नजर आए। लेकिन इटावा का सच तो बिल्कुल अलग। 19 अप्रैल को राजेश कुमार की हत्या हुई, लाश खून से सनी हुई घर पर ही मिली। आरोप राजेश के एक रिश्तेदार पर है। पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इलाके के डीआईजी सख्त हुए तो थाने को चिताया तो 11 मई को रिपोर्ट लिखी गई, यानी हत्या के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज तो कर ली गई, लेकिन फिर वही पुलिसिया अंदाज, फिर कोई कार्रवाई नहीं। नतीजा 11 मई को रिपोर्ट लिखाने के बाद से इन बच्चियों को धमकी मिलने लगी, एफआईआर वापस ले लो नहीं तो तुम्हें भी पिता के पास पहुंचा देंगे। बच्चियों ने ये बात पुलिस को भी बताई, लेकिन पुलिस जस की तस। ये इन्हीं की पापा की हत्या हुई है, 40 दिन हो गए। एफआईआर भी कम से कम 20 दिन बाद हुई है और जब तक हमको न्याय नहीं, गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक नहीं जाएगी। तो सवाल किस पर किया जाए? क्या कहा जाए पुलिस लापरवाह है? क्या ये कहा जाए सीएम विफल है? क्या ये कहा जाए हत्यारे बेखौफ हैं? या ये कह दिया जाए कानून का कोई मतलब नहीं? दरअसल इन बच्चियों को देखकर क्या कहा जाए, सिस्टम फेल है या फिर इंसाफ के लिए अब यही रास्ता बचा है कि सड़क पर बैठ जाएं और उसके बाद जो अधिकारी संवेदनशील होगा वह नींद से जागेगा, कुछ आश्वासन दे जाएगा, जैसा इन बच्चियों को लेकर आज हो गया। एक पुलिस अधिकारी जाग गए। तो आश्वस्त करता हूँ, इनको कोई नहीं धमकाएगा, जो धमकाएगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनके विरुद्ध साक्ष्य क्रम में गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए। तो इंतजार कीजिए, न्याय कब मिलेगा, इंसाफ कब होगा, क्योंकि सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ को संदेश तो यही दिया था, पुलिस बदल जाएगी और उनके कामकाज का रंग ढंग भी बदल जाएगा। लेकिन बच्चियों को देखकर लगता है अपराधी बेखौफ है, कानून व्यवस्था बेमानी सी है और तीनों बच्चियों को इंसाफ के लिए इस तरह भूख हड़ताल करनी पड़ जाए। क्या कहें, वाकई न्याय मिल जाएगा या इंसाफ दिलाना सिस्टम के हाथ नहीं किसी ताकतवर के हाथ में है?
जो खुद ही सिस्टम हो, तो फिलहाल इन 3 बच्चियों को इंसाफ के लिए इंतजार शायद उस ताकतवर हाथ का ही है। लेकिन मनाइए तीनों को इंसाफ मिल जाए। साबिर शेख, इटावा, आज तक। और अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने इस बात की जानकारी दी कि आला अधिकारी पहुंचे हैं, मुलाकात की है इन 3 बच्चियों से और कहा है कि आप भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए। 5 दिन में हम जरूर जो भी अपराधी है, जो भी हत्यारा है, उसे पकड़ लेंगे। आश्वासन दिया गया है, इंतजार करना होगा। 5 दिन बाद हम भी आपके पास ये रिपोर्ट लेकर आएंगे। जो कहा जा रहा है उस पर अमल कितना हुआ, लेकिन लिखना पड़ा। जागो सोने वालों, इसलिए भी लिखना पड़ा। मसला सिर्फ 3 बच्चियों का नहीं है। याद कीजिए, दिल्ली में 2008 में एक ब्लास्ट हुआ था। आज एक बच्चे से हम आपको मिलाने ले चल रहे हैं। ये बच्चा तब भी फुटपाथ पर था, अब भी फुटपाथ पर है। इस दौर में क्या क्या सपने दिखाए गए, क्या क्या इन सपनों को पाल कर ये बच्चा बड़ा हो गया। स्थिति फुटपाथ की। अब 18 हो जाओगे तो उसमें आपको कहीं ढंग की जॉब और घर मकान रहने के लिए आपको आपकी फैमिली को मिलेगा। कल भी फुटपाथ पर थे, आज भी फुटपाथ पर है, अतीत भी फुटपाथ पर, तो क्या भविष्य भी फुटपाथ पर? जी, ये राहुल चौहान है। और फुटपाथ से जिक्र इसलिए हो चला है क्योंकि 2008 में एक दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त इस बच्चे ने न केवल अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जान बचा दी थी, बल्कि आतंकवादियों की पहचान में पुलिस की मदद भी की थी। उस वक्त वो महज 12 बरस का था। आज इसकी उम्र 21 बरस की हो चली है, लेकिन फुटपाथ जस का तस है, जिंदगी का हिस्सा है। तो भले 2008 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों में एक नाम राहुल चौहान का भी रहा, भले उपराष्ट्रपति से लेकर तमाम नेताओं ने उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हों, भले उस वक्त तमाम कार्यक्रमों में उसे बुलाकर सम्मानित किया गया हो, भले वक्त बीतते ही उसकी पहचान फिर एक गुब्बारे वाले की हो गई हो, जो दिल्ली में गुब्बारे और खिलौने बेचता है और अपने बड़े परिवार के साथ फुटपाथ पर ही रातें गुजारता है। लेकिन एक वक्त याद कर लीजिए 2008 के ब्लास्ट को और फिर मौजूदा वक्त में राहुल चौहान को सुन लीजिए। 2009 में ब्लास्ट हुआ था सर, उसमें भी गवर्नमेंट कितनी हेल्प की, पर सर वहाँ से मतलब कोई अभी तक मकान वगैरह को लेके अभी तक कोई मदद नहीं मिली सर। उन्होंने उस समय भी पब्लिकली अनाउंस किया था कि जब आप अबव 18 हो जाओगे तो उसमें आपको कहीं ढंग की जॉब और घर मकान रहने के लिए आपको आपकी फैमिली को मिलेगा। ये किन्होंने वादा किया था? ये उस समय मिनिस्टर वगैरह ने सबने पब्लिकली अनाउंस किया था। दरअसल राहुल मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला है, लेकिन अब अरसे से 2 जून की रोटी के लिए परिवार समेत दिल्ली में है। राहुल के नाना ने उसे बचपन से पाला। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार ने नौकरी, घर और तमाम सुविधाओं के वादे कर दिए, लेकिन वो वादे थे। लेकिन इस बच्चे ने आंखों में ना जाने क्या क्या सपने उस वक्त धर लिए। लेकिन क्या पता था सपने हैं, टूट जाएंगे, क्योंकि वो सरकारों ने किए थे, नेताओं ने किए थे, मंत्री ने किए थे, यहाँ तक कि देश के उपराष्ट्रपति ने किए थे। तो तमाम कोशिशें, तमाम सपने बेअसर साबित हो गए। तो इतना काम करते हुए दिल्ली की पब्लिक को पूरा इतना बचाते हुए भी मेरे बच्चे को अभी तक कुछ मिला नहीं, ना तो दिल्ली सरकार ने कुछ सहायता की नहीं। लेकिन राहुल फुटपाथ पर रहकर अब भी नहीं मानता। सपने उसकी आंखों में अब भी हैं, उम्मीद टूटी नहीं है, आस अब भी है, क्योंकि गुब्बारे फुलाकर, खिलौने बेचकर उसे लगता है जिंदगी का सबब पूरा होगा नहीं। तो उम्मीदों की कसौटी पर ना सही, लेकिन सरकारों की प्राथमिकताओं का क्या है? क्या राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार का मतलब सिर्फ एक दिन अखबार और न्यूज चैनलों की सुर्खियां हैं, या फिर ऐसे वीर बच्चों के भविष्य को सजाने संवारने में सरकार की कोई भूमिका होनी चाहिए? शायद इस रिपोर्ट को देखकर कोई तो जाग जाए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पिछले 9 सालों में निजाम बदला, अधिकारी बदले, वादे बदले, दावे बदले, यहाँ तक कि सरकार भी बदली, मगर नहीं बदला तो सिर्फ और सिर्फ इनकी किस्मत। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ शुभम गुप्ता, दिल्ली आज तक। यकीनन गलत नहीं किया जो पीछे लिख डाला जागो सोने वालों। स्थितियां बिगड़ी हुई हैं,
बिगड़ती स्थितियों के बीच हम आपको बंगाल लिए चलते हैं। तालाब में पानी होना चाहिए, लेकिन किसे पता है कि पैसों का तालाब होता है वो भी दस्तावेज में, और लाखों हड़प लिए जाते हैं। यकीनन तस्वीर देखिए किस तरीके से मनरेगा के तहत तालाब खोदने के खेल पर पैसे हड़पने का खेल होता है। यह बंगाल की खबर है, जिक्र होता है बार बार किस तरीके से घोटाले होते हैं। फिर वही संदेश, जागेगा क्या कोई? इन सब स्थितियों को देखकर सुन लिया जाए कहा क्या जा रहा है, क्योंकि गांव वालों की सक्रियता से घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है और कई जिलों में यह हाल है। तालाब है नहीं, पानी कहां से होगा, जिंदगी चलेगी कैसे? उनके प्रति खूब नजर देওয়া উচিত। কম করে পিছিয়ে পড়া যেসব এলাকা আছে আদিবাসী সমাজগুলো, যে অনেক জায়গায় এমজি এনআরজিএস প্রকল্পে কাজ হয়েছে, কিন্তু কাজ হয়েছে কাগজ কলমে। दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं उस गांव के लोग जहां पर नेताओं ने जलकर जल को ही खा लिया है। पीना तो दूर, वो तो पानी के लिए होता है, लेकिन तालाब को ही खा जाना सचमुच एक कला है जो सिर्फ अब तक नेताओं के पास ही पाई जाती है। फिलहाल मालदा के उस गांव को इंतजार है कब उन्हें सच्चाई में भी एक तालाब नसीब होगा। कैमरा पर्सन तपन और मालदा में भास्कर रॉय के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। माँ माटी मानुष, नारा तो यही है, और इन नारों के बीच इंतजार कीजिए कोई तो जागेगा। लेकिन गाय या गौरक्षा को लेकर सरकार जागी है, लेकिन क्या पता था जागेगी तो उसका असर कुछ ऐसा होगा जो इस रिपोर्ट में है। केरल के कन्नूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बछड़ा काट दिया। मद्रास आईआईटी के छात्रों ने बीफ पार्टी दे दी। बेंगलोर में बीफ बैन के खिलाफ और पक्ष में छात्र सड़क पर उतर आए। मालेगांव में गोरक्षकों ने 2 मीट व्यापारियों को पीट दिया। भुवनेश्वर में गोरक्षकों ने 2 लोगों को सरेराह पीट दिया। तो अलग अलग तस्वीर, अलग अलग तरीके से गोरक्षा के नाम पर जो हो रहा है उसने दरअसल कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद केंद्र सरकार ने द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स नियम 2017 को नोटिफाई किया तो असर वाकई दिखाई देने लगा है। लेकिन असर इतना हिंसक होगा ये किसी ने कहां सोचा होगा। लेकिन जो हो रहा है वो कानून हाथ में लेने से लेकर खुद ही गोरक्षा करना भी है। तो मालेगांव में गोरक्षकों को लगा ये बीफ है तो तुरंत सजा दे दी, और कन्नूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बछड़ा काटा तो सियासी हंगामा केरल से लेकर दिल्ली तक खड़ा हो गया। लोकतंत्र में हर को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन शायद आजाद भारत में हमने पहली बार देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के एक पॉलिटिकल वर्कर ने एक बछड़े को सार्वजनिक रूप से एक प्रकार से संहार करने की कोशिश की है। ये कौन सी पार्टी हो? तो हंगामे के बीच जरा सरकार के नोटिफिकेशन को भी समझ लें, जो कहता है कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद या बिक्री पर पूरी तरह रोक होगी। गाय, बैल, सांड, बधिया बैल, बछड़े, बछिया, भैंस और ऊंट के मांस के लिए खरीद फरोख्त पर पाबंदी होगी। जानवर खरीदने के साथ ही घोषणा पत्र भी साथ ही देना होगा कि वह उस मवेशी को 6 माह तक नहीं बेचेगा। भैया, डेमोक्रेसी में आप मांग करिए, डेमोक्रेसी में आप चिट्ठी लिखिए, डेमोक्रेसी में आप लोकतांत्रिक ढंग से, लेकिन ये जो गुंडागर्दी का तरीका है या अराजकता का तरीका है और कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को प्रवोक करने का तरीका, ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन फिक्र वाकई अगर गाय की है तो फिर गाय सड़क पर क्यों है, और देश में गौचारण की जमीन कौन हड़प ले गया, इसकी फिक्र किसी को क्यों नहीं है? यह सवाल तो होगा ही, क्योंकि गोचर भूमि पर कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि 1947 में 70 मिलियन हेक्टेयर चारागाह था, जो 1997 तक घटकर महज 38 मिलियन हेक्टेयर रह गया था, और 2016 में यह महज 18 मिलियन हेक्टेयर से भी कम हो चला है। और असर इसी का गाय गौचारण की जमीन पर ताकतवर लोगों ने या कहें सियासत करने वालों ने ही कब्जा कर रखा है। तो गाय सड़क पर है, जिसमें देश में रोजाना औसतन 20 गाय पॉलिथीन खाने से मर जाती है। कई बार गाय के पेट में इतना कचरा जमा हो जाता है कि चारे के लिए जगह ही नहीं बची होती और भूख से उसकी मौत हो जाती है। और इन सब के बीच राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आवंटित बजट देश के 12 करोड़ से ज्यादा गायों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यानी गायों की रक्षा के लिए कई दूसरे कदम भी उठाए जाने जरूरी है, और कम से कम गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर तो पाबंदी बहुत जरूरी है। लेकिन तमाम तस्वीर जब गाय के नाम पर डरा रही है
तो ऐसे में याद कर लीजिए महात्मा गांधी को, जिन्होंने गायों की रक्षा के बाबत यंग इंडिया में 6 अक्टूबर 1921 में ही लिख दिया था। गौरक्षा का तरीका है उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना। गाय की रक्षा के लिए मनुष्य की हत्या का मतलब हिंदू धर्म और अहिंसा से विमुख होना है। हिंदुओं के लिए तपस्या द्वारा, आत्मशुद्धि द्वारा और आत्महुति द्वारा गौरक्षा का विधान है। यकीनन सरकारों को जागना होगा। इस बात का जिक्र कश्मीर को लेकर भी किया जा सकता है, जहां सेना सक्रिय है, सरकारें शायद सोई हुई हैं क्या। छोटी सी रिपोर्ट दिखलाते हैं। फायरिंग का कोई टाइम नहीं है, क्या पता क्या पाकिस्तान वाले कब किस टाइम पे कर देंगे। आज पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। तो ये कश्मीर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ रोकने के लिए सेना सतर्क है। श्रीनगर में हड़ताल है तो कोई हिंसा ना हो, सेना मुस्तैद है। महीने भर बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है तो सेना अभी से चौकस है। कश्मीरी युवाओं को परीक्षा देने में कोई परेशानी ना हो तो एडमिट कार्ड को ही कर्फ्यू पास मानकर सेना चौकसी बरत रही है। आतंकी के मारे जाने पर जुटी भीड़ को हिंसा न करे, इसके लिए भी सेना चौकस है। और हुर्रियत नेताओं की दिल्ली में एनआईए से पूछताछ से घाटी में कोई हालात ना बिगड़े तो सेना सतर्क है। सेना ही चौकस है, सेना ही सतर्क है, सेना ही मुस्तैद है। बावजूद इसके वहां चुनी हुई सरकार है। लेकिन आइए, चुनी हुई सरकार में सरकारें बदल गई लेकिन स्थितियां कैसी बदतर है, ये आपको हम कानपुर का एक दृश्य दिखलाते हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में ये हो क्या रहा है, इसका जवाब देगा कौन? क्योंकि रामपुर में जिस तरह लड़कियों से छेड़छाड़ हुई, उसे जिसने भी देखा वो हिल गया। और कानपुर में छेड़खानी के आरोपियों की हद तो देखिए, उन्होंने लड़की के घर में घुसकर परिवार वालों की पिटाई कर दी। जी, माथे पर चोट के निशान इसलिए क्योंकि मंचलों की छेड़खानी का इन्होंने विरोध किया। तो योगी राज में ही 2 महीने पर छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन मंचले रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाने लगे और बात नहीं मानी गई तो घर में घुसकर पिटाई कर दी। ये सब लोग आए और आने के बाद कहते तुम लोग केस वापस नहीं लोगी, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, केस हम वापस नहीं लेंगे। और बस डंडे मारने लगे, बस इसमें मेरा सर फट गया। पहले हमने रिपोर्ट लिखाई थी, हमारी छोटी वाली बिटिया पढ़ने जाती है, कोचिंग में आते जाते लड़के छेड़छाड़ी करते हैं और इसकी रिपोर्ट हमने थाने में दी तो वो लोग पैसे इसे लेके और उन लोगों को छोड़ दिया, ऊपर से मेरे ऊपर मुकदमा लिखा दिया। एक महिला व उनके रिश्तेदारों द्वारा एक सूचना दी गई है कि उनकी एक छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ व उनके पारिवारिक जनों के साथ मारपीट की गई है। रामपुर की लड़की सामने आती है, कानपुर की लड़की सामने आती है, अलग अलग जगहों से स्थितियां और खबरें लगातार आती हैं। सवाल यही है, क्या वाकई कहा जाए जागो सोने वालों? हमने जिक्र शुरू में किया था, जागते रहो फिल्म 1956 की।